राधे कृष्णा दोस्तों आज हम हिस्ट्री की एंशियंट हिस्ट्री के वैदिक काल के विषय को चर्चा में लेंगे। यानी कि आज हम जो अध्ययन करेंगे वो बात अध्ययन करेंगे वैदिक काल को। वैदिक काल जो कि सब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का समय रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता के ख़त्म होने के बाद जो काल शुरू होता है वो वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक ये काल चलता है। वैदिक काल को हम दो हिस्सों में अध्ययन करते हैं। जो पहला हमारा हिस्सा है वो है हमारा पूर्व वैदिक काल, जिसे हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। इसका जो समय रहता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक रहता है। जबकि दूसरा हिस्सा जो वैदिक काल का है वो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो समय रहता है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक रहता है। कहीं कहीं पे किसी आप बुक में भी देखेंगे तो कहीं कहीं 600 ईसा पूर्व भी लिखा होता है। तो ये वैरी करता है 500 और 600 के बीच में। अब हम इन्हीं को एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व वैदिक काल, या जिसे हम कहेंगे ऋग वैदिक काल। इसमें जो इसके मुख्य जो बिंदु हैं, या हम कहें कि इसके जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं वैदिक काल ऋग वैदिक काल के, वो ये हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का समय है। सिंधु घाटी सभ्यता उच्च नगरीय व्यवस्थाओं में से एक आती थी। वहाँ पे उस समय तक मनुष्य खेती करना, पशुपालन करना, समाज बस्तियों में रहना सीख चुका था। यानी कि अब यहाँ पर इस काल के आते आते जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी वो थी मनुष्य। यानी कि जो इस काल में जो समाज था वो छोटी छोटी इकाइयों में बंट गया था। यानी कि समाज की जो सबसे छोटी इकाई रहती थी वो कुल, जिसे हम परिवार भी कहते हैं, उसमें आ गया था। यानी समाज की सबसे छोटी इकाई को हम आंक रहे हैं परिवार से। परिवार मिलकर बनाते थे ग्राम को, यानी कि परिवार जो है वो मिलकर एक गांव बनाते थे। गांव से मिलकर बनता था विष, और विष से मिलकर बनते थे जन। यानी कि इसकी जो बात करें, इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई कौन सी रहती थी। तो सबसे छोटी इकाई कुल, जिसे हम परिवार भी कह रहे हैं। परिवार मिलके क्या बनाते थे? गांव बनाते थे या ग्राम बनाते थे, और ग्राम से मिलकर विष और विष से मिलकर जन। अब अगला हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इस काल में जब विष, जन, ग्राम ये सब भी थे तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी रही होगी, प्रशासन भी चलता होगा। उनको कौन देख रेख करता था, उस समाज का जो है कौन निर्णय लिया करता था। तो इसका जवाब हमारा ये निकलता है कि उस समय राजनीति के जो फैसले थे वो दो संस्थाएं लेती थी। उस समय में हम बात करें तो दो संस्थाएं हुआ करती थी जो कि राजनीति से संबंधित फैसले लेती थी। तो जिसमें पहला था सभा और दूसरी थी समिति। ये दो जो संस्थाएं थी वही जन, वेश, उनसे रिलेटेड या अपनी जो भी समाज थे उनसे रिलेटेड वो फैसले लिया करते थे। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। यानी अब हमारा अगला प्रश्न होगा कि जब समाज था, परिवार था, तो उसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे ये सब भी रहे होंगे। तो महिलाओं की स्थिति कैसी रही होगी? तो इस काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती थी। इसमें महिलाओं को काफ़ी प्रोत्साहित किया गया था, क्योंकि इस काल में महिलाएं सभाओं में हिस्सा ले सकती थी। इस काल में महिलाएं अपने वर्चस्व को दिखा रही थी। एक तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमारा ये काल आया हुआ है। तो क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम पढ़ चुके हैं कि उस समय भी मातृत्व देवी की जो मूर्ति थी उसकी पूजा करी जाती थी। महिला उत्पन्न समाज था, तो यहाँ से भी उसी से संबंधित ये कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर भी महिलाएं की स्थिति अच्छी मानी जाती थी। महिलाएं सभाओं में भाग ले सकती थी। और तो और यहाँ पर महिलाओं के पुनर्विवाह का भी प्रचलन था। पुनर्विवाह का भी एक तरीके से चलन था। इसके अलावा यहाँ पर गाय को बहुत
महत्वपूर्ण पशु माना जाता था। गाय को हम अगन्या, अगन्या का अर्थात होता है जिसे मारा ना जा सके, अगन्या का नाम देते थे। गाय बहुत महत्वपूर्ण पशु में से आता था और उससे संबंधित उसकी पूजा भी होती थी। इस काल में यानी कि जो हमारा पूर्व वैदिक काल था, जैसे कि बात करी कि गाय बहुत महत्वपूर्ण पशु था, उसको अगन्या का रूप दिया, अगन्या भी कहते थे। अगन्या मतलब जिसे मारा ना जाए। इसके अलावा उस काल का जो समाज था या मनुष्य थे वो पशुपालक समाज था, यानी कि ज़्यादातर जो आधार था मनुष्य का वो पशुपालन था। इसके अलावा जो व्यक्ति थे या मनुष्य थे वो अर्धघूमंतु तरह के लोग थे। अर्धघूमंतु मतलब कुछ समाजों में रहते थे, कुछ इधर से उधर जाते आते रहते थे। घूमंतु यानी घूमने वाले। इसके अलावा वह उस काल में जो देवताओं की जो पूजा होती थी वो भी प्रकृति से संबंधित देवताओं की पूजा होती थी, जैसे कि अग्नि, वरुण, सोम और इसके अलावा इंद्र को हम पुरंदर भी कहते थे। इसने खेती उस काल में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत यहाँ दिखती है, यानी कि एक तरीके से समाज को वर्णों में बांटा गया था, यानी कि वर्ण व्यवस्था शुरुआत यहीं से दिखती है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहाँ से इस समाज की जो है वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। इस काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, ना कि जन्म पर। और जो वर्ण व्यवस्था थी वो इतनी कठोर भी नहीं थी, कठोर नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि पहले जैसे था कि जो जिस वर्ण से है उसका अगला जो उत्तराधिकारी होगा वो उसी का होगा। तो ये ऐसा कठोर व्यवस्था वहाँ की नहीं थी, उस काल की कठोर व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में बदलाव देखने को मिले थे इस काल में। और फिर आते आते जो प्रमुख स्रोत था वो यह इस समाज का, इस काल का पशुपालन ही था। प्रकृति वाले ज़्यादा थे, प्रकृति से संबंधित लोग ज़्यादा थे, खेती इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। अर्थव्यवस्था का आधार भी पशुपालन ही था। अब हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल जिसका कार्य जो समय रहा था वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 या कहीं कहीं पर आपको 600 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। इसके अलावा इस काल में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलते हैं और सबसे बड़ा बदलाव था लोहे का इस्तेमाल। इस काल में जो है लोहे के औजार बनने शुरू हो गए थे, लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया था। यानी कि जब लोग इधर से उधर जाते थे, निवास करते थे, जंगल ज़्यादा से ज़्यादा थे, तो लोहे के जो औजार बनते थे उनसे उनको जंगलों को साफ करने में काम लिया जाता था, जिससे उनसे बने औजारों से खेती करना आसान हो गया था। पहले के क्योंकि उस काल में पशुओं पर ज़्यादा निर्भर रहते थे, इस काल के आते आते अब पशुपालन के साथ साथ खेती में भी विकास होने लगा था। अब कृषि प्रधान समाज बन गया था। इसके अलावा मनुष्य गेहूं और चावल की खेती करना जान चुका था। इसके साथ साथ वो लोग स्थायी रूप से बसने लगे थे। समाज जो है वो स्थायी रूप से जो पहले अर्धघूमंतु जो समाज हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे स्थायी होने लगा था। अब वो बसने लगे थे, एक तरीके से गांव और बस्तियां बसने लगी थी। अब इस काल में ही छोटे छोटे जन मिलकर, क्योंकि हमने जन सीख ही लिया है, जन विश्व से मिलकर जन बन रहे थे, अब वो छोटे छोटे जन मिलकर जनपद बनने लगे थे। इस काल के आते आते राजा की शक्तियाँ कम हो गई थीं, सभा समितियों के महत्व भी कम हो गए थे, लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा था। यानी कि जो वर्ण
व्यवस्था पहले कर्म के आधार पर थी, हमने क्योंकि पहले देखा था उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, अब वो जो कर्म के आधार पर थी, कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर थी, अब वो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर होती जा रही थी। अब वो जन्म के आधार पर जो हो के अलावा अब वो कर्म के आधार पर भी थी। पहले जो वर्ण व्यवस्था जितनी कठोर नहीं हुआ करती थी, अब वो कठोर भी हो गई थी। समाज एकदम से 4 वर्णों में बंट गया था, यानी कि पहले जो उस जन्म के आधार पर था, अब वो कर्म के आधार पर बनते जा रहा था। और इसी काल में गोत्र व्यवस्था की भी शुरुआत हो चुकी थी। इसी में जो एक मतलब इसका मतलब क्या हुआ, गोत्र व्यवस्था शुरू होने का मतलब ये हुआ कि अगर एक ही पूर्वज से औरों की भी उत्पत्ति हो रही है, एक ही पूर्वज से अपनी उत्पत्ति होना मानना, महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई थी। यानी कि जिसमें ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति उच्च थी, इस काल के आते आते महिलाओं की स्थिति में थोड़ी गिरावट आ गई थी। अब उनको सभाओं में जाने से रोक दिया गया, शिक्षा भी उनकी कम कर दी गई और 4 व्यवस्थाएं शुरू हो चुकी थी, जो कि थी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये इसी काल में स्थापित हुई। इसके अलावा धर्म में बदलाव आए, जैसे यज्ञ और हवन वगैरह ये पहले से सरल हो गए थे। जो पहले सरल थे अब वो जटिल हो गए थे और खर्चीले भी हो चुके थे। इससे ब्राह्मणों और पुरोहितों की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई थी। बलि जो पहले अपनी इच्छा से होती थी, अब वो एक तरीके से अनिवार्य टैक्स की जैसी हो गई थी। राजा की बढ़ती संकेत की ताकत थे ये, यानी कि अब बलि व्यवस्था और एक तरीके से हवन यज्ञ ये सब चीज़ें बढ़ रही थी, तो जो ब्राह्मणों और पुरोहितों की जो वैल्यू है वो बढ़ रही थी। और बलि की जो पहले अपनी इच्छा से जो बलि देने का एक तरीके से चल रहा था ट्रेडिशन, अब उसको अनिवार्य कर दिया। वो एक तरीके से टैक्स के जैसे हो गई थी। राजा भी ज़्यादा पावरफुल हो रहा था, देवता भी बदल गए थे। पहले जो प्राकृतिक रूप से देवता हुआ करते थे, अब वो बदल कर इंद्र अग्नि की जगह अब प्रजापति मतलब सृष्टिकर्ता, जिसे हम विष्णु पालनहार कहते हैं, रुद्र यानी कि शिव जो कि संहारक थे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। साहित्य में भी 4 वेद आ गए थे, जिन्हें हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में बांट सकते थे, जिनमें कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन हमेशा करके पूछ लिया जाता है कि साहित्य में 4 वेद कौन से हैं। तो साहित्य में 4 वेद हमारे सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण था ऋग्वेद जिसमें देवी देवताओं की स्तुतियाँ थीं। दूसरा था सामवेद स्तुतियों को गाने लायक यानी कि संगीत में इनको गाया जाता था, ये हो गया सामवेद। उसके बाद था यजुर्वेद यज्ञ करने की विधियों को सिखाता था और ये उत्तर वैदिक काल से एक तरीके से उत्तर वैदिक काल से बढ़ते हुए कर्मकांड को दर्शाता था। और चौथा था अथर्ववेद में हम जादू टोना, बीमारी को दूर करने के यंत्र और औषधि वगैरह के बारे में देखते थे या पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। और इनके अलावा और भी ग्रंथ थे, यानी ये 4 ग्रंथों के अलावा और भी ग्रंथ थे, जिन्हें हम ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ, उपनिषद जिन्हें हम वेदांत भी कहते हैं, इन ग्रंथों में भी विभाजित कर सकते थे। ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि वेदों की गद्य में व्याख्या, खास करके कर्मकांडों की, ये उसमें लिखा हुआ था, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ से वेदों की गद्य में व्याख्या करी हुई थी। अरण्य ग्रंथ में जंगल की किताबें यानी कि दार्शनिक चिंतन ज़्यादा दिखाया गया था। इसके अलावा जो उपनिषद था, उपनिषद जिसे हम वेदांत भी कहते हैं, वेदांत में यानी वेदों के अंत में आते हैं, वेदों के आखिर में आते हैं, अंत में आते हैं, इसीलिए हम वेदांत भी कहते हैं। और वेदों के सार, आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष जैसे विषयों के बारे में ये चर्चा की गई है वेदांत में। यहीं से भारतीय दर्शन
की सही मायने में शुरुआत होती है। यानी कि इन ग्रंथ से ही एक्चुअल में भारतीय दर्शन की शुरुआत होती है। यहीं से 6 वेदांग भी हमें प्राप्त होते हैं। 6 वेदांग हमारे कौन कौन से थे? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यह वेदों को सही ढंग से पढ़ने और समझाने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ पुराण हैं, उपवेद हैं, जैसे कि हमारा आयुर्वेद वगैरह, तो ये भी इन्हीं से जनित है। इसमें भारत के प्रमुख दर्शन यानी कि षड दर्शन भी मिलते हैं, षड दर्शन भी थे। इसके अलावा वैदिक काल के अंत तक यह 6 विचारधाराएं भी विकसित हुई। ये 6 विचारधाराएं कौन कौन सी थी? न्याय, जो तर्क पर जोर देता था या तर्क पर जोर देता है। फिर है वैशेषिक अणु सिद्धांत वाला, या जो सांख्य, जो दुनिया को पुरुष और प्रकृति से समझता है, सबसे पुराना वैशेषिक है। फिर उसके बाद योग, मन शरीर को नियंत्रण से मोक्ष वाला माना गया है। फिर है पूर्व मीमांसा, जो कर्म कांड पर बल देता है। और फिर 5वां है उत्तर मीमांसा या वेदांत, ये ज्ञान और उपनिषदों पर बल देता है। यह दिखाता है कि इस युग में सिर्फ कर्म कांड ही नहीं बल्कि तर्क और ज्ञान पर भी कितना गहरा विचार हो रहा था। यानी कि यहाँ से हमारी ये पता चलती है कि जो उत्तर वैदिक काल है ये कितना डेवलप रहा। यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। अभी तक वो हम चीज़ों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथ और इसके अलावा वेदांग और हमारे दार्शनिक जो हमारे षड दर्शन हैं, ये सब हमें देखने को यहीं से प्राप्त होते हैं। यहीं तक हमारा ये वैदिक काल समाप्त होता है। धन्यवाद।